7 7 तो कितना हो गया 1.01 1 आ गया आंसर। आगरा आ जाएगा 33 का आगरा। चलो क्वेश्चन नंबर 34 चेन्नई 34 चेन्नई 35 आगरा आएगा बेटा आगरा 35 का आगरा। इनकरेक्ट बताना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये तो गलत है ना। लाइट की वेवलेंथ कम करेंगे फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नॉट फ्रीक्वेंसी। ये भी सही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉट इंटेंसिटी। ये भी सही है। जितनी ज़्यादा हम वेवलेंथ वाला फोटोन जितनी कम वेवलेंथ है जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन डालेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो निकलेगा उतना ज़्यादा मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था कि E/E होता था कि नहीं होता था। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी। काइनेटिक एनर्जी यही तो होती थी EP माइनस E0। ये होता है कि नहीं होता है। अब ये क्या होता था H/λ और H म्यू को बढ़ाऊंगा ये बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इतना दिया। ये तो आपसे ये पूछा है कि कौन सी लाइट है जो फोटोन इजेक्ट नहीं कर पाएगी। ये पूछा है ना। और हमारे पास कितना है। हमारे पास दिया है 3.1। ये बताओ कौन सी लाइट फोटोन इजेक्ट नहीं कर पाती जिनकी एनर्जी ये कंडीशन वाली नहीं निकाल पाती ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए या फिर म्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए μ0 या फिर लैम्डा क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ये तो पता है ना अपन को। तो अब वो किसके टर्म में बात कर रहे हैं वेवलेंथ। भाई वेवलेंथ को अगर मैं जितना छोटा रखूंगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी जितना बड़ा करूंगा एनर्जी कम होती जाएगी। तो लैम्डा बढ़ाता जाऊंगा एक मैक्सिमम लैम्डा ऐसा आएगा जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। इसलिए बोलते हैं मैक्सिमम लैम्डा अपन कितना यूज कर सकते हैं। तो अपन को ये देखना है। अब मैं ये तो निकाल सकता हूँ ना। ये कैसे निकालोगे 3.31 इंटू 10 की पावर -20 इक्वल्स टू HC/λ0। λ0 कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3.31 इंटू 10 की पावर -20। ये कितने टाइम आ गया 2 टाइम आ गया। और ये कितना बचा 14 -14 कितना आ गया बेटा ये 6 इंटू 10 की पावर -6 ही आया कि नहीं आया। और -6 कितना होता है ये मीटर। ये बन गया 6 माइक्रोमीटर। मतलब लैम्डा किससे छोटा होना चाहिए 6 माइक्रोमीटर से। तो 4 वाला भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर देगा 6 वाला भी कर देगा 7 वाला नहीं कर पाएगा 5 वाला कर देगा। आंसर क्या आ गया चेन्नई। कौन से लैम्डा से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा ये पूछा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा चेन्नई। समझ में आया। चलो 37 चेन्नई। चलो यही कॉर्नर साहब निकालो।
चलो जेई कॉर्नर निकालो, कितने क्वेश्चन दिए थे, कहाँ से? चलो क्वेश्चन नंबर 41, 51 से 51 क्या आ रहा है बेटा? 2, 52 चेन्नई आ गया, 53 5418, 54 25, 55 चेन्नई, 56 143 आ रहा है, 57 225, 58 आगरा, 59 2 आ गया, 60 दिल्ली। चलो ये बताओ 51 में कोई डाउट है? 52 53 54 50 किसमें 55 कौन सा 54 क्या कौन से में 53 नंबर ऑफ एटम इन, इसमें क्या डाउट है? 53 में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो और नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में कितने उससे मल्टीप्लाई कर दो। 54 चलो 54 में क्या दिया है? प्रोटॉन प्रोटीन ए कंटेन 3 पॉइंट ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, द मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन ए इज, इतना पूछा है ना। ये बताओ जो प्रोटीन है वो ग्लाइसिन को कंटेन किया, ग्लाइसिन का परसेंट कितना है? 3.3 कष्ट क्या हो जाएगा? अब मान लो एक प्रोटीन में ग्लाइसिन के एन मान लो, तो ग्लाइसिन कितना हो जाएगा? 75 इंटू एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वेट ऑफ क्या करोगे यहाँ पे? वेट ऑफ ग्लाइसिन करोगे ना, वेट ऑफ ग्लाइसिन अपॉन MWT इंटू 100। अब ये बताओ एक ग्लाइसिन का वेट कितना है? 75। ऐसे मान लो एन ग्लाइसिन मान लो, उसके अंदर कितना बन जाएगा? 0.3 इंटू 75N अपॉन MWT इंटू 100। तो MWT कितना आ गया जल्दी बताओ? 75N इंटू 100 बाय 0.3 आया कि नहीं आया? पॉइंट को हटाओगे 10 मल्टीप्लाई करोगे और ये हट जाएगा कितना? 25 कितना बन गया ये? 25123N। और हमें क्या चाहिए? मिनिमम। तो मिनिमम के लिए N कितना रखोगे? 1, तो 2500 आ जाएगा। 25 इंटू 10 की पावर 3 आ गया 54, 55 56 57 58 59 59 59 में ऐसे करना, बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। ए और बी कंबाइन हो रहे हैं, ए प्लस बी, बात नहीं, ए प्लस बी कंबाइन हो क्या बना रहे हैं? A2B प्लस AB3 ये बना रहे हैं। बैलेंस कर लेते हैं, कितने हो गए? A 3, B कितने हो गए? 4 हो गए कि नहीं हो गए? और ये कितना बन रहा है? इक्वल वेट का, ये भी W है ये भी W है, यही लिखा ना। एटॉमिक मास ऑफ A इज, ये पूछा है ना, एटॉमिक मास ऑफ A कितने टाइम होगा। अब मुझे बताओ दोनों इक्वल वेट के बन रहे हैं, तो क्या क्या करना पड़ेगा? ये बताओ इसके मोल कितने आएंगे? टोटल 2 एलिमेंट। ये बताओ ये कितना बन रहा है? W बाय कितना हो जाएगा? इसका X मान लो, इसका Y मान लो,
2x प्लस वाई, और ये कितना है w अपॉन x प्लस 3y, ये मोल हो गए। अरे बात नहीं, w अपॉन 2x प्लस वाई प्लस w अपॉन x प्लस 3y कितना है 0.15, ये है कि नहीं है? अरे ये है कि नहीं है? ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है कि नहीं दी हुई है? अब और क्या कर सकता हूं? एक इक्वल वेट के हैं, मतलब ये बराबर भी हैं। सॉरी, इक्वल वेट तो अपन ने ले लिया है। अब यहां से अगर हम लोग देखें, W कॉमन निकाल लो। अरे बात नहीं करो बेटा, W कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा ये x प्लस 3y प्लस 2x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस वाई इंटू x प्लस 3y इक्वस 0.15, ये आ गया। ये कितना हो गया 3x प्लस 4y अपॉन, ये तो गंदा बन गया। हाँ क्या? नहीं नहीं, इक्वल मोल दिए कि बराबर, क्या क्वेश्चन क्या दिया है? एक सेकेंड, वेट उन्होंने इक्वल दिया है और मोल्स कितने दिए? तो हाँ, अलग अलग दिए, 0.15 ये अपन ने गलत ले लिया। ये कितना है W अपॉन 2x प्लस वाई इक्वस टू 0.15, और एक W अपॉन x प्लस 2y 0.15, ये दिया हुआ है। इनको डिवाइड मार दो, डिवाइड मार दोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई इक्वस टू 1। x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई? कौन सा है? अच्छा ये 3 है, ये बन जाएगा 3x प्लस वाई, ये आ जाएगा। तो ये इस साइड ले जाओगे x इक्वल टू 2y आ जाएगा, यही पूछा, डबल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 वाला हो गया। चलो नेक्स्ट बार में 70 तक कर लेना। लो बेटा, ये क्वेश्चन में ये दिया था दोनों के सम बराबर नहीं है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.15 है, तो आसान हो जाएगा फिर क्वेश्चन। ये तो कहाँ तक हो गया था? डुअल नेचर हो गया था। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बात नहीं, बात नहीं। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। देखो
बोर एटॉमिक मॉडल की अगर हम लोग बात करें, ले पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो पहला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व electron revolve around the nucleus. Electron revolve around the nucleus in a fixed circular path. Electron revolve around the nucleus in a fixed circular path, and this path is known as and electron revolve around the nucleus in fixed circular path. This path is known as orbit. Electron revolve around the nucleus in fixed circular path, and this circular path is known as orbit or cell number. Orbits और सेल नंबर और एनर्जी लेवल, क्या क्या बोलते हैं इन सर्कुलर पाथ को? जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट, सेल नंबर और एनर्जी लेवल। सेकंड पॉइंट, अरे शांत हो जाओ बेटा। सेकंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ, सेकंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड, मतलब हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स है। इसलिए क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मतलब क्या है? उनकी एनर्जी फिक्स है। एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। तो सेकंड पॉइंट क्या बोला है उन्होंने? एनर्जी हर एक ऑर्बिट की फिक्स होगी और and energy of each orbit is fixed and when distance from distance of orbit increases, when distance of orbit increases from nucleus, its energy will be increases। सुनो, है क्या? सुन लो, बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। उन सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? उन सर्कुलर पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। सेकंड पॉइंट क्या है? एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, इट्स एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी ऑर्बिट की तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, ऐसा है कि नहीं है? तो पहले वाले ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? के एल एम। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स है। इसकी एनर्जी बोल दी क्या बेटा? E1। इसकी क्या बोल दी? E2। इसकी क्या बोल दी? E3।
मुझे बताओ न्यूक्लियस से दूर कौन है, E3। तो हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस फ्रॉम न्यूक्लियस, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। मतलब E1 सबसे कम, E2 उससे ज़्यादा, E3 उससे ज़्यादा, E4 उससे ज़्यादा, ऐसे ऐसे। तो अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी ऑर्बिट्स की, बढ़ेगी। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट देखो, और एक चीज और थी, इन्होंने क्या इंक्रीजेस, क्या डिक्रीज लिखा है क्या, सही है, टेंशन नहीं लो। तो पहला क्या है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, और हम लोगों ने क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ेगी ऑर्बिट्स की तो एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सबसे कम E1 रहेगा, उससे ज़्यादा E2, E3, E4, E5। और सुनो, एक चीज ध्यान रखना कि हुआ क्या था बोर एटॉमिक मॉडल से पहले, क्या था कि आपने देखा होगा कि आपने थोड़ा बहुत नाइन्थ में पढ़े होंगे मॉडल्स वगैरह, ये थॉमसन का मॉडल आया था वाटरमेलन वाला टाइप का ऐसा कुछ। उसके बाद आया था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड हाँ स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट था, और उन्होंने एक मॉडल दिया था। अरे ध्यान सुनो, एक मॉडल उन्होंने भी दिया था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस में है। और उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है। सर ये तो बोलने ही बोला है, लेकिन बोलने क्या बोला है, एजम्पशन देके बोला है कि भाई अगर मेरा मॉडल पढ़ रहे हो तो आपको ये बातें माननी पड़ेंगी, कोई चीज अवार्ड नहीं करना है, चुपचाप पढ़ना है, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। ये एजम्पशन है, ये अपने क्या है, एजम्पशन है, ये अपन को मानने पड़ेंगे। समझ में आया, ये अपन को मानने ही मानने हैं। तो इन्होंने भी दिया था, रदरफोर्ड ने भी बोला था कि न्यूक्लियस के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक की थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहे हैं, अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो क्या उन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, अगर अपोजिट चार्ज एक दूसरे के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो एक टाइम बाद ये ऐसे स्पाइरल पाथ में मूव करेंगे और एनर्जी रेडिएट करेंगे और ये कोलैप्स कर जाएंगे। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज उसके अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है, तो कुछ टाइम बाद क्या होना चाहिए, एनर्जी एमिट करके ये कोलैप्स कर जाने चाहिए। तो सेम का सेम तो एटम में भी हो रहा है। तो उन्होंने रदरफोर्ड से पूछा था कि भाई एटम में इलेक्ट्रॉन कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है, एटम में इलेक्ट्रॉन कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी तो सेम का सेम है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन किया था, बताया था देखो कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन आपका ये कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था रदरफोर्ड के पास, इसलिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल डिस्कार्ड कर दिया गया था। रदरफोर्ड ने पहले ही बोल दिया था कि न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसको डिस्कार्ड क्यों कर दिया, क्योंकि कोई अगर उसके कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी आ गई कि भाई अगर रिवॉल्व होगा तो कोलैप्स कर जाना चाहिए, एनर्जी रेडिएट करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होते हुए क्या होना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए। लेकिन कोलैप्स कर नहीं रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन नहीं था। तो बोर शातिर इंसान थे, बोर को पता था कि ऐसा ही कुछ है। उन्होंने बोला कि कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, एजम्पशन है ये, अगर आपको पढ़ना है तो ये मानना पड़ेगा। मैं भले ही बात में एक्सप्लेन करूं नहीं करूं वो मेरी मर्जी है। तो उन्होंने क्या बोला, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, किस में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो सिंपल अपने पास क्या आ गया, कुछ ऐसा हो गया, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना चालू किया। तो अब बात आएगी कि सर इसमें भी तो एनर्जी लॉस करनी चाहिए। तो बोर ने बोला कि ये जो ऑर्बिट है ये अद्भुत ऑर्बिट है। अद्भुत मतलब बोल दिया कि ये कैसे ऑर्बिट है, ये ऐसे ऑर्बिट हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करता है। समझ में आया।
उन्होंने इन ऑर्बिट को क्या बोला? स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एमिट द एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिट। अगर इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जो मैंने बोले हैं, जिसको हमने क्या बोला है? ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ उन्होंने डिफाइन किए हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। तो दिस ऑर्बिट इज आल्सो नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। लिखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, दिस ऑर्बिट this orbit also known as stationary orbits. This orbit is also known as stationary orbit. These orbit also known as stationary orbits. Electron cannot emit the energy when it revolve in this orbit. Electrons cannot emit the energy when electron revolve in this orbit. और ब्रैकेट में लिखना cannot collapse with nucleus. मतलब अगर इन सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा और ना ही वो कोलैप्स करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई इन ऑर्बिट की क्या है? अगर हम न्यूक्लियस से एनर्जी फिक्स है, और अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। और थर्ड पॉइंट क्या बोला? इनको स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोला गया है। क्यों बोला गया है स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट? क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इनमें रोल करेगा तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा और न्यूक्लियस से कोलैप्स नहीं करेगा। तो ये जो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, उन्होंने वहीं स्टॉप कर दी कि भाई ये ऑर्बिट ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है उन्होंने रीजन नहीं दिया, बोला बस ये ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट के बारे में बोला उन्होंने कि अच्छा, उनसे जब पूछा गया, यहाँ ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट कि सर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना है तो कैसे होगा? ध्यान सुनना, अभी लिखना नहीं। फोर्थ पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। जैसे मान लो, जैसे हम लोग क्वांटम नंबर में करते थे कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, कुछ भी करते थे। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ है, ये के सेल है, सेल नंबर 1। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिए थे? सेल नंबर भी दिए थे। जो सेल नंबर थे, सेल KLMNO, और ये सेल थे, इनको नंबर क्या दिया गया? सेल नंबर उन्होंने क्या दिया? सेल नंबर के को क्या दिया था? 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 ये सेल नंबर थे। तो उन्होंने एक और पॉइंट रखा कि अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करना है तो कैसे ट्रांजिट करेगा। तो उन्होंने बोला ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑर्बिट है। मान लो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर इसको ट्रांजिशन करना है तो इलेक्ट्रॉन को ये बताओ, इसकी एनर्जी कितनी है बेटा? इसकी एनर्जी है E1, इसकी कितनी है? E2, इसकी कितनी है? E3। अगर मान लो इसको यहां से यहां जाना है, 2 से 3 में जाना है, तो क्या करोगे? यहां पे एनर्जी कम है, यहां पे एनर्जी ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा? लेनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी किसके फॉर्म में लेगा? फोटोन के फॉर्म में।
फोटोन ईपी के फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करना है, वह इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करना है तो वो क्या करेगा, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी लेगा। मान लो इमेजिन करो कि अगर ये यहाँ है, यहाँ से उसे यहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, तो कम ज्यादा वाले से कम पे जाना है तो एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। समझ में आया? तो फोर्थ पॉइंट में उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो इट में एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, और when electron move one orbit to another orbit, it may absorb or emit the energy in the form of photon. लिखो फोर्थ पॉइंट, when electron move from one orbit to another orbit, it may absorb or emit the energy. When electron move from one orbit to another orbit, electron may absorb or emit the energy in the form of photon. In the form of photon. In the form of photon. When electron move from one orbit to another orbit, it may absorb or emit the energy in the form of photon. और ईमानदार इलेक्ट्रॉन है, जितना डिफरेंस है उतनी ही एमिट करेगा। लिखना नहीं ईमानदार इलेक्ट्रॉन, जितना डिफरेंस है उतना ही। पापा ने आपसे बोला कि आपको वहां जाना है, मान लो कुछ सामान लेने जाना है, आप बोलोगे वहां जाने का किराया 100 रुपये, आप ले रहे पापा से 150 रुपये। तो ऐसा नहीं करना है, करना क्या है, जितना सुनो, अब सुनो, तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी अच्छे बताओ एब्जॉर्ब कब करेगा? हाँ हाँ, तो जब भी अपना एब्जॉर्ब दी एनर्जी, ये कब होगा ये बताओ। अच्छा, एनर्जी कब होगा? इलेक्ट्रॉन मूव लोअर टू हायर स्टेट। समझ में आया? लोअर से हायर जाएगा, लोअर सेल से हायर सेल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और कितनी एब्जॉर्ब करेगा? डिफरेंस बिटवीन, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी कब और कितना करेगा? डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। मान लो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मान लो यहां से लेके यहां गया तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उससे ना ज्यादा ना कम। मान लो इसकी 10 है, इसकी 12 है, तो कितनी एब्जॉर्ब करेगा? 2। और ये बताओ ये एमिट कब करेगा? एमिट दी एनर्जी कब? हायर टू, दो ही चीजें हो सकती ना, हायर टू लोअर, हायर व्हेन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट, ये आएगा हायर टू लोअर स्टेट। तो ये तो पॉइंट लिखना, जब भी इलेक्ट्रॉन, आप समझ जाना, अगर टू से, मान लो 2 से 4 में गया तो कहाँ गया? मान लो आपसे बोल दिया 2 से 4 में जा रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट? एब्जॉर्ब। वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? E4 माइनस E2, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, या एमिट जो भी करता है एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर एब्जॉर्ब और एमिट करता है। अब होगा क्या, ये तो सही है, अगर मैं इसमें लिखूंगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे नेगेटिव में आएगा। तो ये डेल्टा ई क्या रहेगा इसमें? पॉजिटिव। एब्जॉर्ब करना मतलब पॉजिटिव, और इसमें डेल्टा ई क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एमिट कर रहा है। एमिट करना निकालने को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं।
ये तो अपन को पहले से पता है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव साइन में, एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव साइन। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये जो भी डेल्टा ई है, और ये डेल्टा ई किसके बराबर होगा? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, चाहे एब्जॉर्ब हो रहा हो, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रहा हो, चाहे वो एमिट हो रहा हो, किसके फॉर्म में होगा? ईपी के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? तो कितनी एनर्जी का फोटोन आएगा? इतनी एनर्जी का। मान लो यहां से यहां तक का 2 जूल का डिफरेंस है, 2 जूल का फोटोन निकलेगा, और इसी को क्या लिख देंगे? एच म्यू और एच सी अपॉन लेमडा। अगर आपसे पूछा है कि कितनी फ्रिक्वेंसी का फोटोन एमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करेगा, तो एच सी अपॉन लेमडा, एच म्यू से कर देंगे। वेवलेंथ पूछेंगे तो एच सी अपॉन लेमडा से। तो ये होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट और ट्रांजिट, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उनकी एनर्जी का डिफरेंस ले लेना। मॉड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं हो सकती। ईपी नेगेटिव में कैसे हो जाएगी? बस नेगेटिव मतलब रिलीज करना। अगर डेल्टा ई अगर नेगेटिव आया तो हम समझ जाएंगे कि लोअर, हायर से लोअर में आया, पॉजिटिव आया तो लोअर टू हायर। क्यों? क्योंकि एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोअर से हायर जाएंगे तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। डेल्टा ई क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर डेल्टा ई नेगेटिव आया मतलब उसने एमिट की है, तो इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट होगा, इतनी फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, लेमडा निकाल लेना। आ गया समझ में? तो ये तो बात हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इनकी एनर्जी फिक्स है, स्टेशनरी है। अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, ऊपर नीचे जाना है, तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा और जाएगा। अब होगा क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर टू हायर जाना है, एनर्जी एब्जॉर्ब, हायर टू लोअर आना है, एनर्जी एमिट, और किसके टर्म में? फोटोन के टर्म में। चलो अब हम बात करें फिफ्थ पॉइंट, एंगुलर momentum of electron in orbit is directly proportional to cell number. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? सेल नंबर पे। और एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और अगर हम इसको लिखें एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का हाँ साइन हटा तो कांस्टेंट आता है, वो क्या आता है? एच अपॉन 2 पाई इंटू एन। ये एंगुलर मोमेंटम बनता है। और ये तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए बोर्ड ने दिया था, और इन जनरल क्लासिकल फिजिक्स में हम मोमेंटम का लिखते हैं। मोमेंटम का क्या होता है? एम इंटू वी। ये होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, एम वी आर होता है कि नहीं होता है? मतलब अगर देखो एम वी आर क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि अगर आप स्ट्रेट मूव कर रहे हो तो लीनियर मोमेंटम, अगर आप किसी कर्व में मूव कर रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। मान लो आप ऐसे टर्न ले रहे हो तो कुछ ना कुछ सर्कल बन रहा होगा एक, तो उसकी रेडियस और एम वी आर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन आती है, ये बोर्ड ने दी थी। ये इक्वेशन बन डालना, इक्वेशन बन डालेंगे इसको। अभी बताओ एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट। जिस भी ऑर्बिट की निकालना है उस ऑर्बिट की स्पीड डाल देना। आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। और एन क्या है? सेल नंबर और ऑर्बिट नंबर। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। अब मुझे सिंपल ये बताओ बेटा, एम बी आर हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई, लास्ट पॉइंट लिख के खत्म करते हैं।
कुछ कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें सीखे हैं कि बोर्न ने बोला है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, एनर्जी इनकी फिक्स होगी, एनर्जी लेवल ही बोल सकते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट ही बोल सकते हैं, और जो मैक्सवेल की थ्योरी थी कंटिन्यूस एनर्जी, कंटिन्यूस वे में एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा और कोलैप कर जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, हमारा ऑर्बिट में ऐसा कुछ नहीं लफड़ा है। अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है फोटोन के थ्रू एनर्जी ट्रांजिट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो हायर में चला जाएगा, एमिट करेगा तो लोअर में आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्बिट है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल नंबर पे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर। और एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन की वैल्यू डालते जाओ। आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट में क्या करा लोगे। अब आप सब बोल दें कि एंगुलर मोमेंटम 2 का बताओ, एंगुलर मोमेंटम किसका, 2 का, मतलब सेल नंबर 2, तो क्या बन जाएगा 2h अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कट गया, h अपॉन पाई। आपसे बोल दिया एंगुलर मोमेंटम 7th ऑर्बिट का बताओ, तो क्या करोगे 7h अपॉन 2 पाई, है कि नहीं है। देखो लास्ट पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली, लास्ट पॉइंट, Bohr atomic model, or it is Bohr atomic model, or it is applicable only single electron species, single electronic species। single electronic species क्या होते हैं, applicable only single electronic species, ऐसे एटम स्पीसीज मतलब आयंस जिसमें क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। H हो सकता है He+ हो सकता है Li+2। और अगर मान लो मुझे बोरॉन लेना है, बोरॉन में कितने होते हैं 5, 4 निकालने पड़ेंगे B+4। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, बोर एटॉमिक मॉडल लग जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, बोर एटॉमिक मॉडल लग जाएगा। लिख लिया, चलो अब बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो अब जो बोर ने बात नहीं करो बेटा, बोर ने क्या दे दिया, एटॉमिक मॉडल दे दिया कि भाई ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन ये है, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन अगर यहां रिवॉल्व कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस रही होगी। इसको हमने क्या बोल दिया, Rn। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया nth ऑर्बिट। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में, ये Rn, और ये स्पीड कितनी हो गई Vn। अब हमें ये निकालना है कि इसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है। तो ये कैसे करेंगे, तो आप ये फील करो बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। ये तो नंबर ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते कि नहीं होते, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होते कि नहीं होते। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे
-1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कोलम। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ई लिखते हैं, इसको माइनस ई लिखते हैं, और ई क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम। बस समझ में आया। ई अपना क्या है, ई है अपना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉनों का लिख देते हैं माइनस ई मतलब -1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब मुझे ये बताओ सिंपल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लो अपन ने ये बोल दिया ये आर एन है, ये भी एन है, इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अक्रॉस। ये बताओ इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा एक अंदर के साइड? उसको क्या बोलोगे, किसकी वजह से अट्रैक्शन आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन दो टाइप के फोर्स फील करेगा। एक क्या होगा, पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। और क्या होता है, जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो एक बाहर की साइड फोर्स लगता है, एक बाहर की साइड फोर्स लगता है। आपने देखा होगा कभी आप साइकिल से जा रहे होते हैं, स्कूटी से जा रहे हो, तो टर्न मारते हो, कभी ज्यादा स्पीड से टर्न मारते हो तो क्या होता है, फ्लैट हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? क्यों? आपने देखो जैसे ही आप टर्न मारने लगते हो बाहर के साइड एक आप पे फोर्स लगने लगता है, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आप टेढ़े होने लगते हो। करते हो कि नहीं करते? जब आप ऐसा मरते हो तो अपने आप टेढ़े ऐसे करने लगते हो, आपको एक बाहर की साइड फोर्स लगेगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बाहर की साइड? सेंट्रीफ्यूगल। एफ सेंटी। और तो अब हो क्या रहा है, ये बोला गया, देखो जो बोर एटॉमिक मॉडल है उसमें क्लासिकल फिजिक्स मतलब जितने भी न्यूटन के लॉ हैं सब एप्लीकेबल होते हैं। क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटन के जितने भी रियलिटी वाले लॉ हैं सब एप्लीकेबल अपन कर सकते हैं। अब देखो, अब ये बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन कोलैप क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जितने फोर्स से ये अंदर खींचा जा रहा है उतना ही फोर्स क्या लग रहा है, बाहर, कहीं नहीं जा पा रहा है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है? सेंट्रीफ्यूगल। अब ये बताओ, चलो पहले अपन इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ध्यान देना इन दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये इस इलेक्ट्रॉन दो टाइप के फोर्स फील कर रहा है, एक अंदर के साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात करते हैं, पहले थोड़ा अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो होता क्या है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है। तो ये बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आएगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये आता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, अब ध्यान देना, उसकी रेडियस R है और वो कुछ भी स्पीड से, मान लो ऐसा कोई सर्कुलर पाथ है, ध्यान देना बेटा, ऐसा कोई सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है। डिस्टेंस कितना है इसका? डिस्टेंस इसका R है और स्पीड कितनी है? vn के साथ। तो जो इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है वो क्या होता है? एम, फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, mv² बाय r। कभी आपने देखा है गिरने के चांस जब ज्यादा हो जाते हैं जब ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हो, स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बाहर की साइड फोर्स लगेगा। और आपने देखा कि अगर आप सर्कल बड़ा कर दोगे तो पता ही नहीं चलता, मुड़ गए आप। तो अगर डिस्टेंस, अगर ये सर्कल बड़ा हो जाएगा, जैसे मान लो आप इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हो, और अगर सर्कल बड़ा हो जाएगा तो रेडियस बड़ी होगी तो बड़ा सर्कल आएगा, तो फोर्स कम आएगा। तो रेडियस के इनवर्सली और स्पीड के डायरेक्टली, FC। तो ये अपने पास क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है? K Q1 Q2, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और FC कितना है? mv² बाय R। अब अगर हम बात करें, यहां ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? इलेक्ट्रॉन कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर, मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। तो अगर हम बात करें, ये बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ FE, हाँ रुक तो जाओ, ये पॉजिटिव मान के चल रहा हूं मैं, आप लिख देंगे नेगेटिव। सब्र सब्र। ये बताओ
न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? क्या मैं ये बोल सकता हूं न्यूक्लियस के अंदर Z प्लस ZE? Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? E। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? ZE। न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज हो गया? ZE। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, K प्लस ZE। ये किसका चार्ज हो गया? चार्ज ऑन प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? -E अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? -KZE² बाय आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। और ऐसे ही अपने पास क्या है? FC कितना हो जाएगा? mv² बाय आर। दो फोर्स हुए कि नहीं हुए? एक सेंट्रीफ्यूगल और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आया कि नहीं आया? चलो अब ध्यान देना, मुझे मालूम है कि ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अब बोलो सर बराबर कैसे हो सकते हैं? ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव मालूम किस लिए आ रहा है? नेगेटिव से भी ये डायरेक्शन बता रहा है। ये वाला फोर्स इस साइड ले रहे हो, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, अगर ये एक साइड है, अगर उसका अपोजिट ले लो तो माइनस। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स इस साइड लग रहा है और ये इस साइड, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? इसको डालना सेकंड इक्वेशन, इसको डालना क्या बेटा? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन MBR की थी, सेकंड इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है, थर्ड इक्वेशन किसकी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की है। और जब इन दोनों को मैं बराबर करूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा? FE का मॉड किसके बराबर होगा? FC। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन सिर्फ अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? यहां से जल्दी बोलो। जब इन दोनों को बराबर करूंगा तो क्या बन जाएगा? KZE² बाय आर स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा? MV² बाय आर। ये बराबर आएगा कि नहीं आएगा? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। इसको चाहो तो फोर्थ इक्वेशन डाल सकते हो, आपकी मर्जी। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? क्या यहाँ पे मैं स्पीड का फॉर्मूला बता सकता हूँ? क्या रेडियस का फॉर्मूला बता सकता हूँ? इस फॉर्मूले में दिक्कत ये है कि R से R तो कट जाएगा, R से R तो कट जाएगा, लेकिन V और एक R बचेगा, तो मुझे V को R से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब याद देखो, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? अब रेडियस और स्पीड की कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब ये बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व करूं आगे जाके तो क्या बन जाएगा? KZE² बाय आर इक्वल्स टू MV²। R से R काट दोगे। अब मुझे R निकालना है, तो R की वैल्यू क्या आएगी यहां से? जल्दी बोलो। अब R की वैल्यू क्या आएगी? अब अभी लेकिन ये स्पीड भी आ रहा है, तो इसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब स्पीड कहां से एलिमिनेट करोगे? फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? ये बताओ, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहां ध्यान दो, KZE² बाय आर इक्वल्स टू M। V की वैल्यू क्या डाल सकता हूं? NH अपॉन 2πmr डाल सकता हूं, उसका स्क्वायर। देखो V यहां से डालो, V क्या बन जाएगा? NH अपॉन 2 और MVR को नीचे पहुंचा दो। तो ये डाल दिया कि नहीं डाला? तो यहां देखो V रिप्लेस हो गया। V किससे रिप्लेस हो गया? R से। हाँ, कौन सा M? कौन सा M? तो रहने दो ना, उससे क्या मतलब है? हमने तो V की वैल्यू डाली है ना, अभी सॉल्व नहीं किया, V की वैल्यू डाली है के लिए। अरे ये लिखने में कोई परेशानी है? बस देखते जाओ। बस ये डाला हम लोगों ने। अब मुझे ये बताओ बेटा कि ZE² बाय आर इक्वल्स टू M N² H² अपॉन 4π² M का स्क्वायर और R का स्क्वायर। अब कौन कौन निपट रहा है जल्दी बताओ? एक M से एक M निपट गया, एक R से एक R निपट गया। निपटा कि नहीं निपटा? मुझे क्या निकालना है? R। तो R क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो।
आप बोलोगे सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, एक m बचा हुआ है, एक k बचा हुआ है, एक z बचा हुआ है, एक e स्क्वायर बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? बचा है कि नहीं बचा? तो ये बताओ इनमें से कौन कौन सी चीजें फिक्स हैं? देखो h भी फिक्स है, पाई भी फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, k की वैल्यू भी फिक्स है और e भी फिक्स है। z अकेला वेरिएबल हो सकता है, अगर एटम दूसरा लोगे तो एटॉमिक नंबर अलग अलग आ जाएगा, और अगर आप सेल नंबर चेंज करोगे तो n चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? अरेंज करेंगे इसको हम एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z m k e स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। एन स्क्वायर बाय जेड क्यों अलग कर लिया? क्योंकि ये चीजें कांस्टेंट हैं। आप कोई सा भी एटम ले लो, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, के फिक्स है, ये अकेले वेरिएबल हो सकते हैं। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पे हम लोग अब इनकी वैल्यू डाल देंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। मुझे बताओ एच कितना होता है? सबसे पहले 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। पाई तो पाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या? एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ई क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -19 कोलम। के क्या होता है? के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ये, और इसकी वैल्यू होती है, इसको परमिबिलिटी बोलते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ये क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम स्क्वायर, ये आता। और क्या बचा? एन क्या है बेटा? सेल नंबर। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। अब जब आप इन सब की वैल्यू डाल दोगे, ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, एच ये डाल देना, पाई की वैल्यू डाल देना, एम की वैल्यू डाल देना, के की डाल देना, ई की डाल देना, ई का स्क्वायर कर देना, तो ये जो वैल्यू आती है इसको बोल देते हैं हम आर एन, मतलब nth ऑर्बिट की 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। आता 10 की पावर -10 निकलता है, 10 की पावर -10 मीटर को क्या ले सकता हूं? एंगस्ट्रॉम। ये याद रखना है अपन को, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। सबकी वैल्यू अपन ने डाल दी, ये सब वैल्यू अपन ने क्या की बेटा, इसके अंदर पुट कर दी, ये आ गया अपने पास। लिख लो जल्दी। स्पीड आ गई हमारे पास, क्या आ गया? रेडियस की। अब आपसे बोला है फर्स्ट ऑर्बिट कहाँ है, तो आप एन की वैल्यू वन डाल लेना। किस एटम का निकालना है? उसका एटॉमिक नंबर। अब होता क्या है, जब जेड की वैल्यू वन किसकी होती है? एच एटम। जेड की वैल्यू 1 एंड एन की वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो आर क्या निकलता है? आर क्या निकलेगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी को बोलते हैं बोर रेडियस। बोर रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम को क्या बोलते हैं? बोर रेडियस। डेरिवेशन कोई इतने काम का नहीं है, बस ये ध्यान रखना। हाँ पहले ही लिख लिया लास्ट पॉइंट। लिखो जल्दी। अगर कोई आपसे बोले सर रेडियस तो निकाल दी, अब स्पीड भी निकाल के दिखाओ, तब तो बात है। अब स्पीड कैसे निकालोगे? ये बताओ, स्पीड में क्या लगाते हैं? हमें रेडियस आ गई, और क्या था? स्पीड के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट, इसमें nth ऑर्बिट में कितनी होगी? तो एम भी आर इक्वल टू क्या होता है बेटा? NH/2 पाई होता है। तो भी एन कितना हो जाएगा?
एन एच अपॉन 2πm/1/r, ये आएगा कि नहीं आएगा? देखा, सही सही लिख रहा हूं। एम बी आर को नीचे पहुंचा दो, ये हो गया। अब आर की वैल्यू अपने पास वो डली हुई, देखो ये डली हुई है। तो जल्दी से बताओ वी एन कितना हो जाएगा? एन एच अपॉन 2πm, और 1/r कितना हो जाएगा? 1/r मतलब 4π ऊपर पहुंच जाएगा, 4π ऊपर, 4π² ऊपर m के ई स्क्वायर इंटू जेड ऊपर पहुंचा। और नीचे कौन कौन आया? नीचे आया n² एंड h²। देखो सही लिखा, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया, 1/, में था। अब निपटाओ, कौन कौन निपट रहा है? ये निपट गए, 2π आ गया, m से m, और कोई नहीं जा रहा है। तो bn क्या क्या आ गया, जल्दी बोलो। bn आ गया 2π के ई²। नहीं, और कुछ है क्या? हाँ, रुक तो जाओ, एच, जेड तो एक वेरिएबल है, उसको अपन अलग रखेंगे। z/n आया कि नहीं आया? और जब इन सब की वैल्यू डालोगे तो vn कितना बन जाएगा? n की, k की वैल्यू डालना, e की वैल्यू डालना, h की वैल्यू डालना, तो ये निकलता है 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड। ये आ गया, आया कि नहीं आया? टू 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड। क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो अब मेरे पास क्या क्या आ गया बेटा? लिखो जल्दी। अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो मेरे पास आर एन है। आर एन कितना है? 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। और वी एन कितना है? 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया? चलो, अब कोई आपसे बोल रहा है टीएन। टीएन क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगे? टीएन। टीएन टीएन समझ रहे हो? कैसे निकालोगे टीएन? हाँ, ये तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? पैरामीटर के बराबर 2πrn। और कितनी स्पीड से कर रहा है? vn से। अरे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2πrn। और उसको किससे, डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दो? स्पीड से, तो क्या मिल जाता है? टाइम। तो ये क्या बन गया? tn। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, इनकी वैल्यू डालोगे 2π, जब इनकी वैल्यू डालोगे आर एन कितना होता है? 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n²/z अपॉन वी एन कितना होता है? 2.18 इंटू 10⁶ z/n। तो क्या बन रहा है ये लगभग निकलेगा 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n² ऊपर है और एक ऊपर जाएगा तो n³/z² सेकंड, ये आ जाएगा।
ऐसे ही आप निकालोगे 1/Tn। 1/Tn क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ये ध्यान देना, ये बहुत बार पूछा जाता है। इन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो क्या बन जाएगा? 1/T। फ्रीक्वेंसी क्या होता था? 1/T। और टी क्या होता है? टाइम पीरियड फॉर सिंगल रिवॉल्यूशन। तो 1/Tn क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। पहला ये पूछ सकते हैं, दूसरा ये, तीसरा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर नए अपन भूल भी जाते तो अपन डेराइव कर लेते हैं वहां पे, क्योंकि अपन को मालूम है जब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा 2πr डिस्टेंस कवर करेगा कितनी स्पीड के साथ? vn के साथ। एक और कभी कभी पूछ लेंगे कि एरिया कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना एरिया कवर कर रहा है? क्या हो जाएगा ये? πrn²। कर लेंगे। एरिया कवर बाय इलेक्ट्रॉन इन, ये दो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड क्या है बेटा? चलो, क्या? क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी क्या है? कौन सा हटाना है जल्दी बताओ। ये हटा देते हैं। हाँ, नहीं हटा रहा हूँ, नहीं हटा, टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं होना है। चलो, लिख लिया। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बात, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। मान लो ये अपना जेड इंटू, ये कोई न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्व कर रहा है। अभी तक हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं? कितनी स्पीड से रिवॉल्व करेगा, कितने डिस्टेंस पे रिवॉल्व करेगा, कितना टाइम लेगा एक रिवॉल्यूशन के लिए, कितना फ्रीक्वेंसी की, ये सब। अभी तक हमने एनर्जी के बारे में बात नहीं की कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी एनर्जी कैरी करेगा, क्या होगा। हमने इतना बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी फिक्स होगी। ऑर्बिट की एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब हमने ये लिखा हुआ है नोट में कि हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। अब हमें ये देखना है कैसे, कितना एनर्जी फिक्स है तो कितना है वो अमाउंट, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है।
कैसे वो इंक्रीज हो रहा है, कैसे वो डिक्रीज हो रहा है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है ये। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन से कितने टाइप की एनर्जी एसोसिएटेड है? तो इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? दो टाइप की। एक है कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? ड्यू टू स्पीड। अरे स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? अगर आप मूव कर रहे हो, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ई भी एन का स्क्वायर। अगर nth ऑर्बिट में तो भी एन का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉन के साथ एक एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है। स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। और एक है एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन भी तो लग रहा है। एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन की एनर्जी को बोलते हैं अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ये वो वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं, एमजीएच वाली, वो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैट। मतलब चार्ज में भी देखो, अब आप खुद देखो, आप इमेजिन करो अगर मेरे हाथ में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो क्या होता? अट्रैक्ट करते। तो ये हाथ मेरा अपने आप मूव करता। अब हाथ को मूव कराने के लिए एनर्जी कहाँ से आई? आप बोलो सर ये चार्ज पकड़ के ले जा रहे हैं। भाई चार्ज अगर पकड़ के ले जा रहे हैं तो एनर्जी यूज हो रही कि नहीं हो रही? तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है? अगर अपोजिट चार्ज होते, दोनों हाथ, मान लो दोनों हाथ में अपोजिट चार्ज होल्ड करके रहा हूँ, रिपल्सन लगता, तो मेरे हाथ को अपने आप दूर ले जाते। तो ये मेरे हाथ को मूव कराने के लिए कहाँ से एनर्जी आ रही? तो आप क्या बोलोगे? जो चार्ज के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपके हाथ को मूव करा रही है। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है? देखो, अगर जैसे हम बात कर रहे हैं ना, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ये डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में एक फोर्स आता है। फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2/R स्क्वायर। ऐसे ही क्या होता है, इनमें एक पोटेंशियल एनर्जी आती है, K Q1 Q2/R, ओनली R, R स्क्वायर नहीं। R स्क्वायर कर दोगे तो फोर्स बन जाएगा, ओनली R। तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आने वाली है, जल्दी बताओ। इसमें अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी अपने पास कितनी? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, के क्यू कितना है? सेंटर पे चार्ज कितना है? +ZE। और एटम पे चार्ज कितना है? -E। तो क्या लिखोगे? के ZE-E अपॉन RN। तो क्या बन गया ये? -KZE²/RN। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब सुनो, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजुलाइजेशन रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बोल लूँ यार, ये बताओ अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तब भी यही होगा, और अगर दोनों नेगेटिव ले लूंगा तो ये लिख लेना, अगर दोनों नेगेटिव ले लूं तो -Q1 और डिस्टेंस R -Q2, तो क्या बनेगा? तब भी ये आएगा, ये भी माइनस। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? K -Q1 -Q2/R। तो क्या बन जाएगा? Q2/R। और अगर अपोजिट ले लूं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, -Q1 +Q1 -Q2, ऐसा ले लूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? डायरेक्ट लिख सकता हूं, K Q1 -Q2/R। तो क्या हो गया? K Q1 Q2/R। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन। पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिपल्सन। कि इनमें रिपल्सन है, इतनी एनर्जी से ये भागेंगे। अट्रैक्शन है, इतनी एनर्जी से अट्रैक्शन है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? काइनेटिक। इसमें नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन को, बाउंडेशन को, कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव इतनी एनर्जी से बाउंडेड हैं। नेगेटिव साइन, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? बाउंडेशन को, अट्रैक्शन को।
इन दोनों के बीच में इतनी एनर्जी का अट्रैक्शन है। अगर हम इनको इतनी एनर्जी दे दें तो ये अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब ये है नेगेटिव साइन इंडिकेट अट्रैक्शन और बाउंडेशन बिटवीन टू चार्जेस। इसमें भी नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा है कि नहीं रखा है? तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव साइन, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार एक -10 जूल से बाउंडेड है और एक -20 से बाउंडेड है, तो किसमें बाउंडेशन ज्यादा है? 20 वाले में 20 जूल की एनर्जी से बाउंडेड है, ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड किसमें? -20 में। मोर द नेगेटिव एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मोर द बाउंडेशन बिटवीन चार्जेस। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इनमें बाउंडेशन होगा, उतना ज्यादा इनकी अट्रैक्शन की एनर्जी होगी। तो ये लिख लेना, ये तीनों करके लिख लेना। नेगेटिव साइन इंडिकेट दी अट्रैक्शन और बाउंडेशन बिटवीन चार्जेस। मोर दी नेगेटिव एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मोर दी नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मोर दी बाउंडेशन बिटवीन चार्जेस, मोर दी बाउंडेशन बिटवीन चार्जेस। More the negative value of potential energy, more the boundation between charges, more the attraction between charges। समझ में आया? जितना ज़्यादा नेगेटिव की वैल्यू होगी, नेगेटिव ये नेगेटिव होगा पोटेंशियल का, उतना ज़्यादा बाउंडेशन होगा, उतनी ज़्यादा उनमें अट्रैक्शन होगा। More the negative value of potential energy, more the boundation between charges और more the attraction between them। और -10 में ज्यादा बाउंडेशन है कि -20 में? -20 में बाउंड। अब ये नहीं बोलना सर ये छोटी है तो बाउंडेशन ज्यादा कैसे हो गया? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? बाउंडेशन, अट्रैक्शन। इक्वेशन 4 लिखी थी, लिखी है आपने इक्वेशन 4। तो mv² को मैं क्या लिख सकता हूं? mv² को 4th इक्वेशन पलटो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? हाफ तो बाहर रखने दो, kZe²/r, ये हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके पास क्या है? एक पोटेंशियल। एक कौन सी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½ mv² और ½ kZe²/r, यही है कि नहीं है? और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस kZe²/r, यही है कि नहीं है? बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? सुनो, अब एक अपन लिख रहे हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, और टोटल एनर्जी